हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी एसएससी विजन। तो हम एसएससी की मैथ सीरीज में बेसिक मैथ को कवर कर रहे थे। नाउ इसका हम थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आज बात करेंगे, जो कि फ्रैक्शन है और एक परसेंटेज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। सो गाइस, सबसे पहले देखते हैं फ्रैक्शंस क्या होती हैं। इनकी हमने पहले भी बात की हुई है। ये एक रेशनल नंबर का पार्ट होता है जिसको हम p बाय q की फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। नाउ यहाँ पे q अगर 1 हो जाता है तो p/1 आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए 2/1, 3/1, 5/1 एंड और भी कोई भी न्यूमिनेटर जिसके डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है, तो इनको हम इंटीजर्स बोल देते हैं। तो डिनोमिनेटर में जो है वो 1 भी नहीं होना चाहिए। अगर 1 हो जाता है तो वो इंटीजर्स में पढ़ते हैं। नाउ अगर 1 हो जाए तो भी उसको फ्रैक्शन बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, उसका पार्ट हो जाता है, बट वो इंटीजर टर्म्स हो जाती हैं। तो फ्रैक्शन के अंदर हम p बाय q की टर्म्स को पढ़ते हैं। नाउ इसको हमने पढ़ा था कि ये भी 2 पार्ट में होता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है एंड एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। नाउ प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की भी हमने बात कर रखी है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जो लेस देन 1 होती है, ये लेस देन 1 होती है। जहां पे मान लो हम बात करें, जो न्यूमिनेटर है वो छोटी टर्म होती है और जो डिनोमिनेटर है वो बड़ी टर्म होती है। अगर ऐसा कोई सीन है जिसमें न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा, तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है वो क्या होती है? ये 1 से बड़ी होती है, ग्रेटर देन 1। तो इसको हम लिख लेते हैं ग्रेटर देन 1। नाउ ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब मान लो हम 5/3 लिखते हैं। यहाँ पे जो ऊपर का पार्ट है और नीचे का पार्ट है, न्यूमिनेटर जो होगा वो क्या होगा? बड़ी वैल्यू होगी और डिनोमिनेटर जो होगी वो छोटी वैल्यू होगी। अगर डिनोमिनेटर छोटा होता है तो ये जो टर्म आती है ये 1 से बड़ी टर्म आ जाती है। नाउ ये तो था हमारे पास फ्रैक्शंस हमने समझे। नाउ अगर हम बात करें फ्रैक्शंस के ऑपरेशंस लगाने की, कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम फ्रैक्शन टर्म्स का कैसे करते हैं, तो चलिए उसको देखते हैं एक बार। तो चलिए गाइस, हम बात करते हैं फ्रैक्शंस पे ऑपरेशंस लगाने की। तो सबसे पहले फ्रैक्शन का हम एडिशन पढ़ते हैं और सब्ट्रैक्शन देखते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक फॉर्मेट ले लेते हैं। हम फॉर्मेट के बेसिस पे पढ़ते हैं इनको, ट्रिक्स के बेसिस पे। तो फॉर्मेट 1 हम ले लेते हैं कि हमें जब इंटीजर प्लस फ्रैक्शन गिवन होती है तो इसको हम किस टाइप से सोल्व करते हैं। इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में जब मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं हम 2 + 1/3। नाउ ये हमारे पास है, यहाँ पे एक टर्म है हमारे पास इंटीजर की एंड एक टर्म है हमारे पास फ्रैक्शन की। तो जब इसका सम हमें दे रखा हो तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं? इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 3 एंड उसके साथ हम इसको ऐड करते हैं +1 डिवाइड बाय जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वही डिनोमिनेटर हमारे पास यहाँ पे रहता है। तो ये हमारे पास हो जाता है 6 + 1 7/3। तो ये हमारे पास होता है इसका सोल्व करने का तरीका। सिमिलरली हम इसको माइनस में भी ऐसा ही करते हैं। जैसे मान लो इसी को हम ये लेते हैं, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो इसको हम कैसे करते हैं? इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 3 माइनस कर देते हैं यहाँ पे, इसमें से ये वाली टर्म, ये जो मल्टीप्लाई किया है इसमें से ये वाली टर्म माइनस करते हैं 1/, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर क्या आएगा? सेम आएगा। नाउ ये हमारे पास क्या हो जाता है? 6 - 1 5/3। तो ये है गाइज इसका फर्स्ट फॉर्मेट का तरीका सोल्व करने का, जहां पे एक इंटीजर टर्म होती है और एक फ्रैक्शन की टर्म होती है। नाउ चलिए हम सेकंड फॉर्मेट की अगर बात करें तो हम फॉर्मेट 2 की बात करते हैं। फॉर्मेट 2 में हमारे पास क्या होता है? एडिशन सब्ट्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर सेम हो। एग्जांपल के लिए जहां पे हम लिख लेते हैं डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो। अगर सेम डिनोमिनेटर होता है तो हम क्या करते हैं? सेम डिनोमिनेटर के केस के अंदर हम मान लो एग्जांपल के लिए 2/11 + 7/11। नाउ यहाँ पे डिनोमिनेटर आप देख सकते हैं बिल्कुल इक्वल है, तो इसमें हम क्या करते हैं? इसका एलसीएम नहीं लेते, इसको एज इट इज लिख देते हैं, क्योंकि सेम ही है, एलसीएम भी सेम ही आने वाला है। तो इसको हम क्या रखते हैं? बिल्कुल एज इट इज रख देते हैं और ऊपर का डायरेक्ट सम कर देते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो गाइस डायरेक्ट सम किया जाता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9/11। नाउ अगर फॉर्मेट 3 की बात की जाए तो सिमिलरली यहाँ पे सब्ट्रैक्ट में होता है गाइस। अगर मान लो मैं यही बात ऐसे करूं कि 7/11 - 2/11 अगर मैं करूं तो ये भी 11 हो जाएगा और ऊपर डायरेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5/11। नाउ हम फॉर्मेट 3 की अगर बात करें तो अगर डिनोमिनेटर टेबल में आ रहा है, जैसे मान लो मैं बात करूं, ये हम बात कर लेते हैं 2/5 + 9/10। इसको अगर हमें सोल्व करना है तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? आपको पता है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, बट ये टेबल में आ रहा है, तो हम सेम बना लेंगे इसको। फर्स्ट वाली टर्म को हम क्या करते हैं? 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज मल्टीप्लाई की जाए या डिवाइड की जाए तो उस पर फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन हम इसको क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। ना ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 10 + 9/10। अब ये डायरेक्ट हो जाएगा 10 ऊपर 9 + 4 या 4 + 9, 4 + 9, 9 + 4 एक ही बात है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 13/10। ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। नाउ इसको आप माइंड में एकदम से भी सोल्व कर सकते हो, ये बहुत ही टाइम सेविंग होता है गाइस। इसको क्या करोगे आप? इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 और 9 को डायरेक्ट जोड़ दोगे 13, और नीचे तो क्या ही आने वाला है? 10 ही आने वाला है। तो इसको सेकंडों में आप सोल्व कर सकते हो बिना पेन उठाए भी। ये टाइम सेविंग हो जाता है, एग्जाम के अंदर टाइम आपका बहुत ज्यादा बचा लेगा ये जो फॉर्मेट्स होते हैं। चलिए फोर्थ फॉर्मेट देखते हैं। नाउ फोर्थ फॉर्मेट के अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? जनरल केस होता है, ना डिनोमिनेटर सेम होता है ना न्यूमिनेटर सेम होता है, इसमें कुछ केस नहीं होता। इसके अंदर जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं 3/5 + 2/4। नाउ अगर हम इसकी बात करें सोल्व करने की, इसको कैसे हम सोल्व करेंगे? नाउ
डिनोमिनेटर और ये दोनों जो होते हैं ये बिल्कुल भी इक्वल है नहीं, ना टेबल में आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लेते तो बेसिकली एलसीएम है। अब यहाँ पे एलसीएम भी वही होगा क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन डिजिट नहीं है। 5 के अंदर क्या है, कुछ भी इसके फैक्टर नहीं होंगे। 4 के क्या होंगे, 2 into 2 होंगे, जो कि बिल्कुल भी कॉमन नहीं आ रहे 5 से। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसको कैसे सोल्व करेंगे गाइस, इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसके नीचे मल्टीप्लाई लिखेंगे 5 into 4 विच इज बेसिकली 20 एंड यहाँ पे ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करके और ऐड लिख देंगे उनका। तो 3 into 4 plus 5 into 2, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 20 एंड ऊपर हो जाएगा 4 3 जा 12 एंड 5 2 जा 10 विच इज 22/20। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस केस में हमने क्या किया, नीचे हमने एलसीएम लिया, यहाँ पे एलसीएम मल्टीप्लिकेशन ही होगी क्योंकि दोनों में कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, तो हमने नीचे मल्टीप्लाई किया, देन क्रॉस मल्टीप्लाई और एडिशन रखा है बीच में, देन हमने डायरेक्ट सोल्व किया हुआ है। तो ये हमारा फोर्थ फॉर्मेट था। तो गाइस यही सारे फॉर्मेट सिमिलर रहेंगे सब्ट्रैक्शन में भी और एडिशन में भी, जैसा हमने बात की। नाउ अगर हम इसकी बात करें मल्टीप्लिकेशन की, अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन इसका बहुत इजी होता है गाइस। जैसे हम बात करते हैं इसमें 3/5 into 2/4। नाउ यहाँ पे अगर आप देखो, अगर कोई चीज कट रही है तो उसको काट सकते हैं हम, और अगर नहीं कट रही तो उसको डायरेक्ट हमें मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड ये हो जाएगा हमारे पास, ये 2/4 है तो ये कट रहा है 1 और ये 2 पे कट रहा है, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये कट रहा है तो 3 1 जा 3 एंड 5 2 जा 10। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कोई चीज कट रही है तो काट दीजिए, अगर नहीं करी तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/9। अब यहां पे अगर हम बात करें तो ये अगर हम देखें तो ये दोनों आपस में कहीं से भी कुछ भी नहीं कट रहा है, तो ये डायरेक्ट हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो 5 7 जा 35 एंड 9 2 जा 18। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी चीज हमें गिवन है और वो कट रही है, जैसे मान लो हम यहाँ पे बात कर लें, यहाँ पे लिख ले 5/3 इंटू, यहाँ पे हम लिख लेते हैं नीचे 20 लिख देते हैं और ऊपर हम यहाँ पे लिख देते हैं 27। तो ये अगर हम बात करें तो 5 1 जा 5 5 4 जा 20 3 1 जा 3 3 9 जा 27। तो ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया 9/4। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 1 जा 9 एंड ये इसके साथ होगा तो 1 ही है, ऑब्वियसली कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 9/4 ये आंसर आ जाएगा। नाउ इसमें मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ईजी होता है गाइस, डिवीजन भी मल्टीप्लिकेशन के जैसा ही होता है, बट डिवीजन में एक छोटी सी वो होती है, उसके अंदर हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। चलिए इसकी बात करते हैं। हम बात करें डिवीजन की। नाउ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं 2/5 डिवाइड बाय 4/3। नाउ ये जब हम लेंगे तो इसके अंदर क्या केस होता है, 2/5 फर्स्ट जो फ्रैक्शन होता है उसको एज इट इज लिखते हैं, देन जो डिवाइड का साइन है वो किस साइन में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में, और ये जो चीज होती है ये रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब उल्टी हो जाती है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नाउ इसको एक मल्टीप्लिकेशन की तरह ही सोल्व करेंगे क्योंकि अब ये मल्टीप्लिकेशन का पार्ट बन चुका है। तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, अगर कट रहा है तो काट दीजिए वरना डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। 3 1 जा 3 एंड 5 2 जा 10। तो ये इसका आंसर है। तो डिवीजन भी इसमें कोई टफ चीज नहीं होती, तो ये भी बहुत इजी है। नाउ ये था हमारे पास इसके ऑपरेशंस जो कि हमने लगाए फ्रैक्शंस के ऊपर। नाउ हम फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना सीखते हैं, उनके भी कुछ फॉर्मेट्स बनते हैं, तो चलिए गाइस उनको देखते हैं एक बार। सो गाइस चलिए हम किसी भी फ्रैक्शन की कंपैरिजन देखते हैं। फ्रैक्शन अगर 2 फ्रैक्शन 3 फ्रैक्शन हमें गिवन है तो उनको हम कंपेयर कैसे करेंगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और उसमें हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना सीखते हैं। तो इसको भी एक फॉर्मेट के बेसिस पे समझते हैं, स्टोरी के बेसिस पे। तो फॉर्मेट देखते हैं इसका। फॉर्मेट 1 क्या होता है, अगर हमारे पास कोई न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दे रखा है और डिनोमिनेटर सेम है, जैसे मान लो हम बात करें 3/11 5/11 9/11 एंड 6/11। नाउ ये चीजें हमें गिवन है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। फर्स्ट फॉर्मेट में हम क्या बात करेंगे, डिनोमिनेटर की सेम की, क्या है सेम। तो ये फर्स्ट फॉर्मेट है। इसके अंदर जहां पे न्यूमिनेटर की डिजिट बड़ी होती है वही फ्रैक्शन हमारी क्या होती है, बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन इसमें क्या है, ये। तो सबसे बड़ी क्या होगी, ये। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9/11 सबसे बड़ी, देन उसके बाद हमारे पास 6/11 है, देन 5/11 है एंड देन 3/11 है। तो ये था फर्स्ट फॉर्मेट जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है हमारे पास। नाउ अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो, हमारे पास न्यूमिनेटर सेम हो जाए, जैसे मान लो हम बात करें 2/5 2/6 2/3 एंड 2/4। नाउ हम इसकी अगर बात कर लेते हैं, ऑब्वियसली ये 1/2 हो जाएगा, बट अगर इसको 2/4 लिख के करेंगे तो इसमें क्या है, अगर हमारे पास न्यूमिनेटर सेम है, फॉर्मेट 2 में क्या है, न्यूमिनेटर हमारे पास क्या है, सेम है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो ये बेसिकली क्या है, इसको अगर हम बात करें, ये 2 है गाइस, ये 2 है गाइस, ये भी 2 है एंड ये भी 2 है। तो इसकी हम बात करें, हम डिनोमिनेटर को देखते हैं, यहां पे इस वाले केस से बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। यहां पे अगर डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होगा तो छोटी वैल्यू आएगी, तो छोटी वैल्यू आएगी। नाउ यहां पे अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा इनके अंदर अगर हम देखें तो ये है 6 है, तो सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी 2/6। नाउ सबसे छोटा यहां पे क्या है, 3 है, तो 2/3 सबसे बड़ा होगा, देन 2/4 देन 2/5 एंड देन एट लास्ट 2/6। तो 2/6 सबसे छोटा हो जाएगा क्योंकि न्यूमिनेटर सेम होने पे डिनोमिनेटर बड़ा तो फ्रैक्शन छोटी। तो ये 2 फॉर्मेट हमने देखे। चलिए इसकी और फॉर्मेट्स की बात करते हैं। तो थर्ड फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस अगर हो, कॉमन डिफरेंस अगर हो, तो इसकी अगर हम बात करें तो कॉमन डिफरेंस बेसिकली क्या है, जैसे मान लो हम बात करते हैं 3/5 एंड 7/9 एंड 9/11 एंड 11/13। नाउ आप ध्यान से देख सकते हैं गाइस, इसके अंदर भी 2 केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस के अंदर बनता है प्रॉपर फ्रैक्शन वाला केस, प्रॉपर फ्रैक्शन वाला केस। नाउ प्रॉपर फ्रैक्शन वाला केस क्या है, आप सबको देख सकते हो, यहाँ पे ये भी 1 से छोटी वैल्यू है, ये भी 1 से छोटी वैल्यू है, ये भी 1 से छोटी वैल्यू और ये भी 1 से छोटी वैल्यू है। अब 1 से छोटी कैसे पता चलेगा, मैंने बता रखा है कि डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, न्यूमिनेटर छोटा होना चाहिए ऑब्वियसली। अब कॉमन डिफरेंस में क्या है, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, 2। इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में
2, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है 2, एंड इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है 11 और 13 के अंदर 2। तो डिफरेंस देखिए, आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस है सबके अंदर। तो इसके अंदर क्या केस बनेगा अपना, यहाँ पे अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है और कॉमन डिफरेंस का केस है, तो जहां पे बड़े नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी बड़ी हो जाएगी। जहां पे बड़े नंबर्स आपको दिख रहे हैं, जहां पे डिजिट्स बड़ी दिख रही हैं, यहाँ पे 11 है और 13 है, यहाँ पे 3 और 5 है, ऑब्वियसली 11 और 13 बड़े हैं, तो बड़ी डिजिट्स होती हैं, बड़ी हो जाएंगी। इन केस ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इन केस ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, यहाँ पे क्या होगा, जो छोटे नंबर्स दिखेंगे वो बड़ी वैल्यूज हो जाएंगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर अगर हम बात करें, वहां पे भी कॉमन डिफरेंस तो होना चाहिए। नाउ एग्जांपल के लिए हम बात कर रहे हैं 5/3 एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो 7/5 एंड अगर बात करें तो 9/7 एंड 11/9। ये अगर हम बात करें तो देखेंगे अगर कॉमन डिफरेंस यहाँ पे भी 2 है, 7 और 5 में भी 2 है, 9 और 7 में भी 2 है एंड 11 और 9 में भी 2 है। बट आप ध्यान से देखिए, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है गाइस, ये देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे न्यूमिनेटर बड़ा है एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली जो वैल्यू छोटी दिखेगी आपको, वो वैल्यू यहाँ पे बड़ी हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन है, देन ये है, देन ये है, और सबसे छोटी फ्रैक्शन हमारे पास क्या है 11/9। यहाँ पे अगर छोटी वैल्यूज दिखेंगी तो वो बड़ी हो जाएंगी। तो ये दो केसेस बनते हैं इसके अंदर, कॉमन डिफरेंस वाले के केस के अंदर। नाउ एक और फॉर्मेट रहता है इसका, लास्ट फॉर्मेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिकली उसी से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको देख लेते हैं एक बार। तो फॉर्मेट 4 जो हमारा होता है इन जनरल फॉर्मेट, कोई भी दिया हुआ इन जनरल, जिसके अंदर कुछ भी चीज नहीं बनती। जैसे मान लो हम बात करते हैं 3/4 एंड 5/7 एंड 9/3। तो इन तीनों में से हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि कौन सा सबसे बड़ा है। अब देखो, अगर आपको इनको पता भी नहीं है, ये ट्रिक भी नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओगे। तो उसमें आपको क्या पता चलेगा, जैसे मान लो ये 9/3 है, ये तो हमें पता चल रहा है सीधा कि 3 3 जा 9, तो ये तो इंटीजर टर्म आ गई, 3 टर्म आ गई, एक से बहुत बड़ी टर्म है, तो इसको तो सबसे पहले ही लिख लेंगे हम। चलिए इसको हम 7/3 लिख लेते हैं। तो ये 7/3 हो गई। नाउ अब देखते हैं, तो ये भी ऑब्वियसली ये क्या है 3/4, एक से छोटी वैल्यू, ये क्या है 5/7, एक से छोटी वैल्यू, ये 7/3, एक से बड़ी वैल्यू, तो इसको तो सबसे पहले हम बड़ा रख ही देंगे। बट इसको वैसे सोल्व करना सीखते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इस टर्म्स को क्या करते हैं, बेसिकली 4 × 5 ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके ऊपर लिख लेते हैं 20 एंड इसको इससे करते हैं 7 × 3, ये हो गया 21। तो जहां पे बड़ी टर्म आ रही है, जहां पे बड़ी वैल्यू आ रही है, उसको हम क्या करेंगे, उसकी तरफ, मतलब वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो 3/4 कैपिटल है किससे, 5/7 से। नाउ इन दोनों को चेक करते हैं, 7 7 जा 49 और 3 5 जा 15। तो ऑब्वियसली ये तो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी, 49 आ रहा है और यहाँ पे 15 आ रहा है, तो ये इससे बड़ी है, इससे बड़ी है। अब इससे बड़ी है तो हम इसके साथ भी चेक करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 4 7 जा 28 एंड 3 3 जा 9। तो ऑब्वियसली ये इससे भी बड़ी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या होगी 7/3। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा, ये फॉर्मेट आपका जो इसका है। तो ये था आपका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने का फ्रैक्शन का, कि कौन सी बड़ी होती है कौन सी छोटी। तो ये कंपैरिजन के हमने कुछ फॉर्मेट्स पढ़े हुए हैं, तो इसको आप बार बार ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इनके क्वेश्चंस की। नाउ हम बात करते हैं परसेंटेज टर्म की। तो चलिए परसेंटेज को समझते हैं। यहाँ पे हम बेसिक की बात करेंगे गाइस। तो परसेंटेज का भी हमें थोड़ा बेसिक होता है कि क्या चीज हमें याद रखनी होती है टाइम सेविंग के लिए। परसेंटेज का अलग से चैप्टर बनता है, उसकी टाइप्स लेंगे, अलग से लेंगे उसकी टाइप्स। यहाँ पे सिर्फ बेसिक बात करते हैं। तो परसेंटेज में कुछ चीजें हमें ना रिमेंबर, मतलब याद रखनी होती है, हमें रिमेंबर करना होता है, उन चीजों को अपने मेमोरी के अंदर सेव करना होता है, बार बार प्रैक्टिस करके, ताकि आने वाले जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर हम टाइम सेव कर सके। बेसिकली हम जैसे बात करें कि 1/1 जो इंटीजर टर्म है 1, उसको हम क्या लिखते हैं, उसको हम 100% लिखते हैं कि भैया ये तो 100% चीज है, कोई भी 1 मानते हैं। तो अगर हम 1/2 की बात करें, मतलब 2 ले रखी है, उसका कोई एक हिस्सा, 2 का एक हिस्सा, तो वो हमारे पास हो जाता है 50%। तो आपको ये याद रखना होता है गाइस। नाउ अगर हम 1/3 की बात करें, तो ये बेसिकली क्या होता है 1/3, ये होता है 33.33%। तो इसको बार लगा देते हैं, तो ये परसेंट हो जाता है। ऐसे ही हम बात करें 1/4 की, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा गाइस 1/4, तो ये हमारे पास फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, मतलब 25%। ऑब्वियसली ये तो आपको दिख ही रहा होगा। 1/5 हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 20%। को याद रखना होता है गाइस। अगर 1/6 की बात करें ना, हम 1/6 की बात करें गाइस, तो 16 × 96 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 16 2/3%। तो 16 यहाँ पे कंप्लीट टर्म है एंड 2/3 जो है वो फ्रैक्शन टर्म है, तो इतना परसेंट हमारे पास हो जाएगा। नाउ हम बात करें 1/7 की, तो 14 7 जा 98 होता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 14 2/7%। नाउ 1/8 की बात करें, तो 12 8 96 होता है, तो 12 सही 1/2%। नाउ हम 1/9 की बात करें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 11 सही 1/9, तो 11:1/9 भी बोलते हैं इसको। तो अगर ये आपको चीज है तो आगे चलते हैं, इनको आप याद कर लीजिए, इनको आप लिख लीजिए, वरना आपको फाइंड आउट भी करना होता है। बेसिकली अगर आप इसको फाइंड आउट करते हो तो ये वही आ जाता है चीज, 1/8 ही वैल्यू आएगी इसकी, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करते हैं, आगे देखते हैं। नाउ 1/10 की अगर बात की जाए तो ये तो 10% ही होता है। नाउ 1/11 की अगर बात की जाए तो ये होता है हमारे पास 11 सही 1/9, 11:1/9। नाउ 1/12 की अगर बात की जाए तो 12 8 96 होता है, तो 8 सही 1/3%। नाउ 1/15 की बात की जाए तो ये हो जाएगा 6:2/3%, 15 छिके 90 हो जाता है, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 10, तो 90 + 10 = 100%। तो इस तरह से सोल्व कर सकते हो आप, फाइंड आउट भी कर सकते हो इजीली, बहुत इजीली। नाउ 1/16 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 6:1/4%। नाउ 1/20 का आपको पता ही होगा इस 1/20 की अगर हम बात करें तो ये तो 5% ही हो जाएगा। नाउ 1/25 की बात की जाए तो ये हमारे पास 4% हो जाएगा। नाउ 1/50 तो आपको पता ही है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2%। एंड नाउ 1/100 आपके पास 1%। बेसिकली इनको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, इनटू 100 करके फाइंड आउट करना होता है। अगर मैं मान लो
लो ये कर दूं कि 1/2 है, इसका परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दो यार। ऑब्वियसली इसको 2 से मैं अगर कट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 50%। नाउ परसेंटेज फाइंड आउट तो करनी आपको आती होगी ना बेसिकली। नाउ अगर 1/11 की करनी है तो इंटू 100 कर दो। नाउ 100/11 इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो 11:1/9 आ जाएगा। सॉरी 1/11 की बात की है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 से 1/11। 1/11 की बात करें ना, ये तो 1/9 का हो जाता है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई इसकी हो सकती है। तो ये कुछ थे, इनको आप अगर याद रखोगे तो इंस्टेंट आप इसको क्वेश्चंस के अंदर यूज कर लेते हो। डायरेक्ट इसके क्वेश्चन नहीं आते कि 1/6 को आप बताओ, 1/9 को आप बताओ, बट क्वेश्चंस के अंदर जब ये यूज हो जाती हैं चीजें, तो क्वेश्चन के अंदर जब ये यूज हो जाती हैं तो वो टाइम लिमिट आपकी सेव कर देती हैं। अब अगर आप बात करो CHSL का अगर आप एग्जाम देने बैठे हो या CGL का अगर आप एग्जाम देने बैठे हो, तो इन एग्जाम्स के अंदर आपको एक क्वेश्चन के लिए ज्यादा से ज्यादा 40 सेकंड मिलते हैं, जिसमें मैथ्स में आपको क्वेश्चन समझना भी होता है, उसको सोल्व भी करना होता है। तो उसमें अगर आपको ये चीजें याद रहें तो वो टाइम सेविंग होता है आपके लिए। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और कुछ 1-2 ट्रिक्स और पढ़ेंगे कि कैसे मल्टीप्लिकेशन में इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।